हेडिंग वहां तक का तो हो गया था ना, nth ऑर्डर तो कोलिजन थ्योरी के बारे में स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत बताया था ना। तो हेडिंग डाल लीजिए कोलिजन थ्योरी, हेडिंग डालिए कोलिजन थ्योरी। बेटा ऑनलाइन वालों आपको आवाज क्लियर आ रही है? मोहन, कन्हैया कुमार, माधवी, आवाज आ रही बेटा? हाँ भाई चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो था वो हम लोगों ने बात कर ली थी nth ऑर्डर के बारे में। nth ऑर्डर से हमने सेकंड ऑर्डर निकाला। nth ऑर्डर था kt इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू 1/at की पावर +1 -1/a0 की पावर n-1। इससे सभी ऑर्डर के फॉर्मूले निकलते हैं फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। टी हाफ जो है वो टी हाफ का फॉर्मूला नहीं, के टी हाफ का फॉर्मूला था 1/n-1 इंटू की पावर n-1 -1/a0 की पावर n-1। टी हाफ के टाइम पर एटी का कोई रोल नहीं होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से मतलब होता है। ये भी हमारे पास डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू निकाल कर नहीं देगा। उसके बाद हमने कहा कि ये लगता तो नहीं है बट रिलेशन जो है वो हर जगह यूज में आएगा। पी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-। ये सभी ऑर्डर के लिए फॉलो होता है। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट, सेकंड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कंसेंट्रेशन पर टी हाफ दे रखा हो और दूसरी कंसेंट्रेशन पर टी हाफ पूछा जाए तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। आया ना? क्लियर है? चलो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास बात निकल कर आती थी फिर अब सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका केटी का फॉर्मूला हो जाएगा केटी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 के, यही होगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमने कहा कोलिजन थ्योरी। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम कोलिजन थ्योरी के बारे में। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी बेस्ड है किस पर? केटीजी पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने चाहिए। भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने चाहिए। नंबर ऑफ कोलिजन सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे Z से। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो जनरली गैसियस रिएक्शन के लिए वेरी हाई होता है, 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28 कोलिजन पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब। बट ये सारे कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनका स्मॉल फ्रैक्शन जो है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। और ऐसे कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, नोन एज इफेक्टिव कोलिजन।
और जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स, आर नोन एज, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हें हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम इफेक्टिव कोलिजन की बात करें तो दो कंडीशन का साथ में फुलफिल होना जरूरी है एक ही टाइम पर। पहला, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में। केवल एनर्जी से ही काम नहीं चलेगा, साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ही चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है तभी आपके पास जो रिएक्शन है उसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो बताइए नेसेसरी कंडीशन बता दोगे क्या, एनर्जी भी होना चाहिए और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो लिखिए इसमें कोलिजन थ्योरी में लिखिए पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन केटीजी, बेस्ड ऑन केटीजी। अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्शन होने के लिए, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होने चाहिए। लिखा बेटा, लिखा। अगली लाइन में लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए लिखिए नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ कोलिजन per second per centimeter cube volume is known as, is known as collision frequency, is known as collision frequency। लिखा, per centimeter cube is known as collision frequency। अगली लाइन में लिखिए generally value of, generally value of z is very high for gaseous reaction, generally value of z is very high for gaseous reaction। ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collision per second per centimeter cube, 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collision per centimeter per second per centimeter cube। लिख लिया। अगली लाइन में लिखो only, only a small fraction of total collision, only a small fraction, only a small fraction of total collision are capable, are capable to convert into, are capable to convert product into product। These collisions are known as, these collisions are known as, क्या कहेंगे बेटा इन्हें, इफेक्टिव collisions। लिखा। अगली लाइन में लिखो
those molecules which convert into product which convert into product which convert into product are known as active molecule are known as active molecules. लिखा। अगली लाइन में लिखो necessary condition for necessary condition for effective collision फर्स्ट लिखो reacting molecules must have a minimum amount of energy. Reacting molecules must have a minimum amount of energy. बेटा ये जो मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ब्रैकेट में लिख लो थ्रेशोल्ड एनर्जी। और सेकंड लिखिए बेटा, सेकंड कंडीशन क्या होगी? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये दोनों आपके पास कंडीशन है वो एक साथ एक ही टाइम पर फुलफिल होनी चाहिए, तब जाकर क्या होंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन होंगे। ठीक है, तब जाकर इफेक्टिव कोलिजन होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और ये हम लोग एक एग्जांपल से देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। हमने कहा कि अगर आपके पास दीवार को जंप करना है तो केवल एनर्जी से काम नहीं चलेगा, आपको कूदने की जगह भी देखनी पड़ेगी कि वहां पर खाली जगह है या नहीं है। हाँ या ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी है, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। टोटल एनर्जी जो उनके पास होनी ही चाहिए थी जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते, वो क्या कहलाती? थ्रेशोल्ड एनर्जी। उनके पास कुछ कम एनर्जी है, ये उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए और एनर्जी चाहिए होगी। उस एक्स्ट्रा मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वह एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिक्वायरमेंट है जिसकी, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कहां पहुंच जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर पहुंच जाए, उसे क्रॉस कर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई और नीचे स्मॉल ए, ई ए से। ठीक है, तो लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट टर्म जो देख रहे हैं इसमें वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये। तो लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ energy required, the minimum extra amount of energy required by reactant molecules for converting into product, लिखा। चलो अब इन सब टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि किसे मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा हूं, किसे एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा हूं। क्या हमारे पास जो है वो कंडीशन है कि प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मुझे बताइए कि हीट के बेसिस पर
एनर्जी के बेसिस पर जो रिएक्शन है उसे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जो ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता नहीं, ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब करता है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि कोई भी रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले हम हीट देते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए, और फिर नए बॉन्ड बनते हैं तो हीट रिलीज होता है। कुछ आपने हीट दिया, कुछ बॉन्ड बने तो हीट रिलीज हुआ। देखा जाएगा कि डिफरेंस में जो है, आपने जो हीट दिया है वो रिलेटिवली ज्यादा है, या जो रिएक्शन ने हीट रिलीज किया वो रिलेटिवली ज्यादा है। अगर ओवरऑल जो आपने हीट दिया है वो ज्यादा है, तो बताइए ओवरऑल सिस्टम ने हीट को क्या किया है? एब्जॉर्ब। सिस्टम के लिए बताइए हीट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो सिस्टम का हीट चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शन जो ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब करती है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। क्या डेल्टा एच का मतलब पता है क्या? डेल्टा का मतलब चेंज होता है और चेंज इन एंथैल्पी है, तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। अरे भैया अब रिएक्शन में बात करते हैं तो रिएक्शन में फाइनली कौन बनता है? प्रोडक्ट। और इनिशियली तो बताइए चेंज क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट, हाँ या ना? एचपी माइनस एच आर, एचपी माइनस, बताओ एचपी माइनस एच आर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एचपी माइनस एच आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो कौन ज्यादा, एचपी या एच आर? तो हम बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टेंट है वो कम एनर्जी पर होता है, और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वो रिएक्टेंट नहीं रहा, हीट एब्जॉर्ब करते हुए क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो बाद में प्रोडक्ट के पास जो हीट है वो क्या हो गई? ज्यादा। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम और इसके पास हीट ज्यादा, आया ना? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो बाद में हीट बढ़ जाएगा, बाद में हीट बढ़ जाएगा, मतलब आपके पास ओवरऑल जो होगा प्रोडक्ट की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यही होगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात हम लोगों के पास निकल कर आती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट को एंडोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं, जो आप लोगों ने कहा पढ़ा है? थर्मो में पढ़ा था। उसके बाद बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा रिप्रेजेंटेशन सबसे जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन में हम एक जगह गलती करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे पहचाना जाएगा उसे समझिएगा। या तो डेल्टा एच से दे देगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडो या एक्सो ये दे दिया, ये सबसे बेसिक होता है जिसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। दूसरा, वो डेल्टा एच की फॉर्म में ना देकर रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ या फिर प्रोडक्ट के साथ हीट को लिख देता है, तो रिएक्टेंट के साथ जो हीट का साइन लिखा हुआ है वही डेल्टा एच का साइन होता है। रिएक्टेंट के साथ जो हीट का साइन लिखा हुआ होता है वही डेल्टा एच का साइन होता है। बट दिक्कत आती है प्रोडक्ट के साथ हीट लिखी हुई, प्रोडक्ट के साथ जो हीट लिखी हुई है उसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन होता है, किसका? डेल्टा एच का। और हम यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो बताइए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट प्लस हीट है तो प्रोडक्ट माइनस हीट है तो प्रोडक्ट माइनस हीट है, मतलब हीट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा डेल्टा एच के टाइम पर, हाँ या ना? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ग्राफ बना दोगे क्या? ग्राफ एंडो है तो पहले हीट ये था, बताइए हीट बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे नहीं, वही ऊपर ही लटक जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो बताइए बेटा हम लोग सारी बातें जान चुके हैं एंडो के लिए, किसके लिए? तो अब आप लोग हेल्प करोगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओवरऑल हीट क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा।
डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच को बोल सकते हैं एच पी माइनस एच आर, ये पॉजिटिव होगा। एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, इसका मतलब रिएक्टेंट के पास हीट कम है और प्रोडक्ट के पास हीट ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ या ना? उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, रिएक्टेंट प्लस हीट एंड रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट माइनस हीट एंडो। बेटा सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है। कई बार जब हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तब भी वहां पर ये क्वेश्चन देखकर पूछ लिया जाता है कि अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बताइए फाइनली नेट डायरेक्शन क्या होगी। तो हम लोग कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, यहाँ पर देखा कि हाँ नेगेटिव है, हम एक्सो मानकर काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज में इस वाले रिप्रेजेंटेशन पर जरूर फोकस करें। ठीक है, रिएक्शन एंडो है या एक्सो, इसको बिल्कुल सही से पहचानना है। बात करते हैं ग्राफ की। हाँ भाई, अब हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। अब हमारे पास काम स्टार्ट हो रहा है कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड। मेरे पास ग्राफ जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं एनर्जी, एनर्जी, और इधर ग्राफ बना रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि इधर जाने पर रिएक्शन चल रहा है, मतलब रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, मतलब इधर रहे होंगे रिएक्टेंट, इधर रहे होंगे प्रोडक्ट। क्या ग्राफ बना दोगे एंडो का? ये एनर्जी पैरामीटर है। इस एनर्जी पैरामीटर पर आपके पास इनिशियली अगर हम देखें तो रिएक्टेंट इस एनर्जी पर है, हीट गेन करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो बाद में एनर्जी ज्यादा, तो रिएक्टेंट की हीट कम होगी और प्रोडक्ट की हीट ज्यादा। रिएक्टेंट इधर रहे होंगे और प्रोडक्ट इधर। इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसे इस बैरियर को क्रॉस करना है। और बताइए क्या ऊपर ही अटक जाएगा? अरे हाँ या ना? चेक कर लेते हैं। बताइए बेटा, यहां पर रिएक्टेंट के पास इनिशियली इतना हीट है, ये हीट ऑफ रिएक्टेंट है। भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है की एवरेज एनर्जी है, क्या है? एवरेज एनर्जी है। भाई बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं ना, तो हम हर कोलिजन की, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? सभी का एवरेज। आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, मतलब ये हो गया हीट ऑफ रिएक्टेंट। बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा? हीट ऑफ प्रोडक्ट, एचपी। क्या डेल्टा एच बता दोगे? इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा एच कहलाएगा। बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? चेक भी कर लीजिए, एच पी माइनस एच आर। एच पी ज्यादा है, एच आर कम है, तो दोनों का डिफरेंस आया पॉजिटिव। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हमने कोई नया काम किया? ये सारा काम तो हमारा पुराना ही है। अब हम जानते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलेंगे, वो सब चीजें अब हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास अब बात निकल कर आ रही है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस बैरियर की जो मैक्सिमम हाइट है वही क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां से यहां तक ये जो मैक्सिमम इसका कर्व का जो बैरियर मैक्सिमम है, यही क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी।
अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी रखते हैं या वो एनर्जी लेकर वहां पहुंच गए हैं। बताइए इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर है। मतलब अगर कोई सबसे ज्यादा एनर्जी रखेगा तो यही रखेगा क्या? तो अगर मान लो कोई एनर्जी लेकर यहां पहुंच गया तो उसके पास एनर्जी मैक्सिमम मतलब स्टेबिलिटी मिनिमम। तो यहां पर अगर कोई पहुंचेगा तो वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। वो फटाफट से अपनी एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो बताइए यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी सब्सटेंस यहां पहुंचा है, जो भी मॉलिक्यूल यहां पर पहुंचा है, वो हाईली अनस्टेबल होगा और फटाफट से एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेबल स्टेट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? वो अपनी एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होना चाहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आया ना? अगली बात, तो इसका मतलब बताइए यहां पर जो पहुंचेंगे वो कौन रहे होंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अरे यहां पर पहुंचेंगे ही कौन? वो पहुंचेंगे जिनके पास इतनी एनर्जी है, और इतनी एनर्जी होते तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो यहां पहुंचते कौन है? एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो हमारे पास बात होगी, यहां पर हम इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? यहां बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? कौन इकट्ठा होते हैं यहां पर? एक्टिव मॉलिक्यूल्स आकर यहां इकट्ठा होते हैं और इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात बताइए मुझे, आपके पास यहां एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो फटाफट से अपनी एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या पहले वो रिएक्टेंट था क्या? जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो वही रहा या चेंज हो गया? तो ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। कि यहां पर एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और कैसा होता है बेटा ये? हाईली अनस्टेबल। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में इसके पीछे लिख भी सकते हो हाईली अनस्टेबल का रीजन, कि इस पूरे कर्व में इस पॉइंट पर एनर्जी सबसे ज्यादा है, मींस सब्सटेंस सबसे ज्यादा अनस्टेबल यहां पर रहा होगा। हाँ या ना? और वो एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। मुझे पता चल चुका है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होगी, इतनी एनर्जी उसके पास होनी ही चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर पहुंच गया, इसका मतलब क्या बन जाएगा? वहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी, हाईली अनस्टेबल होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने ही वाला है। आया ना? मुझे दूसरी चीज बताइए, क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है इतनी? उनके पास तो केवल इतनी एनर्जी है। उन्हें अगर वहां पहुंचना है तो थोड़ी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या? उनको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर मान लो उन्हें इस एनर्जी के बराबर एनर्जी करने के लिए क्या इतनी एनर्जी चाहिए क्या? इतनी एनर्जी मिनिमम उन्हें मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? यहां अगर इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो कहां पहुंच जाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर। कैसे हो जाएंगे एक्टिव? कैसे हो जाएंगे? तो एक्टिव होने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, इज नोन एज। तो बताइए बेटा ये एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। क्या हो गया? ई ए। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर माइनस रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। या डेफिनेशन तो हम लोगों ने बोल दी कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो उनके पास है नहीं उन्हें रिक्वायर्ड है, उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ये बात कुछ क्लियर हुई? सुनो, मान लो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से भी हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट कौन हो गया? उसके पास इतनी हीट है, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है इस बार। तो रिएक्शन ऐसे चलेगी। तो बताइए उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा।
ये बैरियर क्रॉस करने के लिए बताइए उसे कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? ये क्या कहलाएगी? ईए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की ईए को बोला जाता है ईए फॉरवर्ड, और इसे बोला जाएगा ईए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में रिलेशन बता दोगे? बताओ, ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? और बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो बताओ पॉजिटिव कब आएगा? जब ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड करूं। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्या क्लियर है? तो डेल्टा एच का रिलेशन बोल दीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्लियर है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर, अगर ये मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक का ग्राफ हमेशा कहां रुकेगा? ऊपर ही। एंडोथर्मिक का ग्राफ हमेशा कहां रुकेगा? ऊपर ही। एंडोथर्मिक का ग्राफ जो है वो हर बार रुकेगा तो ऊपर ही। अब बताइए इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? ई ए, ई ए, ई ए यही बोलेंगे। और ये क्या है? ये क्या है? डेल्टा एच। ये क्या है? डेल्टा एच। क्या रिलेशन बता दोगे ई ए और डेल्टा एच में? तो आपके पास ई ए और डेल्टा एच में हमेशा रिलेशन हो रहा है कि हमेशा ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप कोई भी कर्व देख लीजिए, कोई भी ग्राफ देख लीजिए, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा ही होगी किससे? डेल्टा एच से। हाँ या ना? चलो एक रिलेशन तो ये हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहां पर फोर एंडो ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑलवेज। हाँ या ना? उसके बाद एक और रिलेशन तो यहां से दिख रहा है। बताओ बेटा, एंडो है तो हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या ईए फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी रिलेशन बता सकते हो क्या? एंडो है तो हमेशा डेल्टा एच, तो ईए फॉरवर्ड जो है हमेशा ग्रेटर देन, तो ई ए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड ऑलवेज। हाँ या ना? फॉर एंडो। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं आगे। एक्सो के बारे में फटाफट से मुझे चीजें बता दीजिएगा, क्या यही काम एक्सो के लिए कर सकते हैं? चलो एक्सो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्प आप लोग करोगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बताओ एक्सो है तो ओवरऑल हीट क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा तो ओवरऑल सिस्टम को हीट का बेनिफिट या लॉस? डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एचपी माइनस एच आर, एचपी माइनस एच आर नेगेटिव। सोचकर आंसर दीजिए। अरे भैया हीट रिलीज किया है तो पहले हीट ज्यादा बाद में हीट कम, तो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा? प्रोडक्ट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। किसकी हीट ज्यादा? रिएक्टेंट की हीट ज्यादा। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। थर्मल स्टेबिलिटी of product is greater than thermal stability of reactant। अगली बात बताइए बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक कंपाउंड क्या बोलेंगे? क्या रिप्रेजेंटेशन बता दोगे? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट डेल्टा एच नेगेटिव। उसके बाद बताइए रिएक्टेंट माइनस हीट गिव्स प्रोडक्ट।
या प्रोडक्ट के साथ हीट लिखेंगे तो उल्टा चलेगा क्या? प्रोडक्ट प्लस हीट। छाप लो यहां तक का तो। हाँ बोलो। देखते हैं वो ज्यादा लेते हैं रिलीज कर, तो अगर ज्यादा ना ले तो जितना प्रोडक्ट ले। नहीं तो वो तो प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे, उन पे डिपेंड करता है ना कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। वो तो कोई भी, हाँ वो मैकेनिज्म से आता है ये ग्राफ तो। वो तो हमेशा सबसे पहले तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, तो रिएक्टेंट को पहले उस कंडीशन में लेकर जाया जाएगा कि वहां वो प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हो। हाँ HP माइनस HR, हाँ ये मैंने चेक करने के लिए लिखा था बेटा, क्या आप लोगों का ध्यान है या नहीं? HP माइनस HR। मैं सोचा तुम यहाँ पहुंचोगे तब सही करूंगा ऐसे। जल्दी करो। आपने लिख भी लिया? जल्दी करो ना। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब दी गई एनर्जी, दी गई एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी तो हम दे रहे हैं ना बेटा। जैसे फ्यूल का कंबशन कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। बट आग लगाने के लिए तो हीट देनी पड़ती है ना रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। फिर वो अलग बात है कि आपने जो आग लगाई है उधर ज्यादा आग लग गई है, तो अब हीट जो है वो ज्यादा रिलीज होगी, हाँ या ना? तो ओवरऑल क्या हुआ, आपने जो दिया है उससे कहीं ज्यादा हीट रिलीज हुई है, तो ओवरऑल कैसा हो गया, हीट का नुकसान हुआ, मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब करना गलत बात है, उसके रेस्पेक्ट में बोलना गलत बात है। ओवरऑल चेंज देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, ओवरऑल चेंज देखा जाएगा। लिख लिया। ये वाला तो लिख लिया होगा बेटा। कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, किधर से? हाँ उधर से लिख रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया।
प्रार्थना से स्टार्ट कर दिया था। कितने बच्चों ने लिख लिया? हाँ भाई, बाकी लोग जल्दी लिखो, जब तक क्वेश्चन पूछ लो। चलो ठीक है। हाँ भाई, डॉक्टर साहब आप बैठे बैठे बैठ जाओ। सुनिएगा, हमने कहा कि हमारे पास ग्राफ में कैसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी को देखेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्शन का ग्राफ है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वही किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को। किसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। हम जितनी लेकर बैठे हुए हैं हीट, वो हो जाएगी हीट ऑफ रिएक्टेंट, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा बची हुई एनर्जी है वही कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएगा उस हाईएस्ट एनर्जी वाले पॉइंट पर। हाईएस्ट एनर्जी है, क्या करना चाहेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहेगा, और एनर्जी रिलीज करके फटाफट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उस जगह पर बनता है हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वहां पर जो सब्सटेंस पहुंचे हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उनके पास अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो हाईली अनस्टेबल है, फटाफट से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो इस वजह से उस स्टेट को क्या भी बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या भी बोलते हैं? जब ग्राफ से देखेंगे तो एंडो के लिए चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है भाई। एंडो के लिए आप खुद ऐसे देखो कि एंडो है तो हीट लेगा, तो बाद में हीट बढ़ जाएगी और बाद में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के पास हीट ज्यादा होगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। आया ना? ग्राफ बनाना इजी हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हीट ज्यादा, ग्राफ ऐसा बन गया, ऊपर ही अटक जाएगा। आया ना? उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच में रिलेशन क्या हो गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, यही होगा। तो बताइए कौन ज्यादा रहा होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो कौन ज्यादा? तो एंडो के लिए हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा क्या? तो ई ए फॉरवर्ड हमेशा ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। और बताओ, एंडो का कोई सा भी ग्राफ बना लो, हर बार जो है वो ई ए ज्यादा होगी किससे? डेल्टा एच। अब आपने कहा कि सर ई ए के बारे में तो कुछ ही नहीं दे रखा, उसको ई ए बैकवर्ड मानेंगे या फॉरवर्ड? अरे भैया कुछ नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट ई ए कौन सी होगी? फॉरवर्ड। कौन सी होगी? फॉरवर्ड होगी। क्लियर है? बढ़े आगे। तो एंडो के लिए हमेशा ग्राफ बनाकर देख लीजिए, हमेशा ई जो है कोई सा भी ग्राफ बनाकर देख लीजिए, ई हमेशा ज्यादा ही होगी किससे? डेल्टा एच से। बट आपस में ई का रिलेशन पूछ लिया जाए तो ई फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई बैकवर्ड। क्लियर है? बनाए एक्सो का ग्राफ। चलो एक्सो के ग्राफ आप खुद ही बता दोगे। आप बेटा मिटा दूं? एक्सो का ग्राफ बना रहे हैं, आप लोग हेल्प कीजिएगा। एक्सो की अगर हम लोग बात करें तो बताइए, एक्सो का ग्राफ इधर है एनर्जी, इधर है मेरे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से मतलब समझ में आ गया ना बेटा, कि इधर जाने पर रिएक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की कुछ हीट रही होगी, ठीक है? ये आपके पास जो है, नहीं हो गया ना? फिर तो कितना भी नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ले लो। ठीक, तो ये हो गया हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया हीट ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया डेल्टा एच। डेल्टा एच बताइए, एच पी माइनस एच आर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या निकल कर भी आ रहा है क्या? हाँ भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दोगे? इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताइए बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट होगी,
ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल होने का रीजन भी आप लिख ही दोगे कि इस पॉइंट पर आपके पास सब्सटेंस के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो अपनी एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, बताइए क्या रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, इतनी। ये एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसे क्या बोलेंगे, ईए फॉरवर्ड, ईए बैकवर्ड, ये हो जाएगी। हाँ भाई बताओ, ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड का डिफरेंस यहां देखोगे तो वापस से वो कितना आ रहा है, ये ईए फॉरवर्ड और ये ईए बैकवर्ड, दोनों का डिफरेंस देखिए यहां पर कितना है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड करें, हाँ या ना। तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, भाई कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको कि चाहे रिएक्शन एंडो हो चाहे रिएक्शन एक्सो, डेल्टा एच का फॉर्मूला हमेशा क्या था, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए। सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम यहां ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड का वैल्यू पुट कर दें तो बाय डिफॉल्ट वही साइन आएगा जो आना चाहिए था, चाहे वह एंडो हो चाहे एक्सो हो। ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड करोगे तो वहां डायरेक्ट कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां करोगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। बट मान लो उसने डेल्टा एच का वैल्यू देकर आपसे एंडो और एक्सो के बारे में देकर आपसे ई ए फॉरवर्ड या ई ए बैकवर्ड में से कोई एक पूछ लिया था, तो डेल्टा एच जो है आपको विद साइन पुट करना पड़ेगा। कैसा पुट करने पड़ेगा, विद साइन, क्योंकि विद साइन पुट नहीं करोगे, अभी बताओ क्या आ रहा है, विद साइन आंसर निकल कर आ रहा है, तो ये भी हमेशा आपको विद साइन ही पुट करना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन अगर एंडो है तो आपको माइनस ओ सॉरी +30 पुट करना पड़ेगा, और अगर एक्सो है तो -30 पुट करना पड़ेगा इसकी जगह, हाँ या ना। तो अगर ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड का वैल्यू देकर डेल्टा एच पूछा हो तब तो कोई दिक्कत है नहीं, वो डायरेक्ट साइन ही प्रोवाइड करवा देगा। बट अगर आपको ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में से किसी एक का वैल्यू चाहिए और डेल्टा एच पुट करना पड़ा, तो डेल्टा एच हमेशा विद साइन पुट करोगे तब जाकर आपके पास सही आंसर निकल कर आएगा, हाँ या ना। तो हम लोग यहां पर बोल देंगे कि फॉर्मूला वही है बट कैसा होगा, विद साइन। तो चाहे वो वाला हो चाहे ये वाला हो। अब आपने कहा कि सर आपने वहां तो लिखा ही नहीं कि विद साइन, अरे भैया पॉजिटिव के लिए क्या साइन लिखोगे, वो तो एंडो था, उसमें साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तो हम हमेशा याद रखेंगे कि चाहे एंडो हो या एक्सो, रिलेशन सेम है। बट बताइए आपके पास डेल्टा एच का जो वैल्यू है जब भी पुट करोगे विद साइन पुट करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, इधर देंगे ध्यान सब, मुझे बता दीजिए कि एक्सो है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आएगा, तो बताओ ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा हमेशा एक्सो के लिए, हाँ या ना। तो बताओ कौन बड़ा होगा, कभी कभी या हमेशा, हमेशा, हाँ या ना। तो एक्सो के लिए हमेशा ईए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड, तो हम बोलेंगे ई ए, ई ए कौन सा, बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड। फॉर एक्सो ईए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड ऑलवेज। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचकर आंसर देंगे। वहां पर हमने लास्ट में एक रिलेशन और लिखा था, ई ए और डेल्टा एच में। मुझे बताओ, मुझे सोचकर आंसर दीजिए, क्या ये रिएक्शन एक्सो है, एक्सो है, हीट रिलीज किया, एक्सो है, ये ईए है, ये क्या है, डेल्टा एच एकदम। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है,
क्या ये एक्सो है? और ये ई ए है। ये अगला क्वेश्चन, एक्सो है, ये ई ए और ये डेल्टा एच। बताओ रिलेशन क्या निकलकर आ रहा है ईए और डेल्टा एच में? देखो यहां ईए बड़ा है, यहां बराबर है और यहां ईए छोटा है। तो इसका मतलब कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ई ए और डेल्टा एच के बीच में कोई फिक्स रिलेशन नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जो ग्राफ आपको दे रखा है उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बराबर, बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक, मतलब नहीं, जब ईए और डेल्टा एच में बात की जाएगी तो हमेशा वो ईए फॉरवर्ड वाला ही है ना। ठीक है, तो ई ए जो है वो बराबर भी हो सकता है, ई ए बड़ा भी हो सकता है और ई ए छोटा भी हो सकता है डेल्टा एच से, डिपेंड ऑन कंडीशन, कंडीशन और ग्राफ। पक्का बेटा? आप चाहो तो कहीं पर ये भी बना सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कि ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, यहां ई ए इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहां ई ए इज लेस देन डेल्टा एच, और सारी है एक्सो। सारी कैसी है? एक्सो। हाँ वो तो डिफरेंस डिफरेंस। हाँ जी, पूरा नोट कर लीजिए। लिख भी दिया आपने? तो बड़े फास्ट हो यार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर। बेटा आप, हाँ आप बताओ मुझे, अगर रिएक्शन का ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड बराबर है तो डेल्टा एच का वैल्यू बताओ। नहीं आप, जीरो। तो बताओ ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसका डेल्टा एच जीरो होता है? थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को? थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। हम पढ़ाते हैं। जल्दी छापो भाई, हाँ। ये नहीं, वो तो आप निकालोगे तभी ना, जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड को डिफाइन कर रहे हो तब। तो फिर फॉरवर्ड किसे बोलोगे फिर, अगर एक ही है तो फिर वो मोड मोड, यहाँ तो नहीं, इसमें इसमें नहीं, जब आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो वहां पर आप क्या देख रहे हो बेटा? साइन देख रहे हो। यहाँ क्या देख रहे हो? वैल्यू को देख रहे हो कंपैरिजन के लिए, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दी गई एनर्जी। हाँ भाई हो गया, जल्दी नोट कीजिए।
चलो एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, मुझे बताइए कि जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर हम लोग हैं तो हाईली अनस्टेबल होगा और ट्रांजिशन स्टेट में फटाफट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटने वाले हैं, प्रोडक्ट बनने के लिए नए बॉन्ड बनने वाले हैं। ये जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा उसका तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब, रिलीज या एब्जॉर्ब। तो जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि उस टाइम पर तो अब वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और बताइए रिएक्टेंट किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। क्लियर है, बढ़े आगे। बैकवर्ड ज्यादा होता है ये फॉरवर्ड से, एक्टों के बैकवर्ड जाने की रेट ज्यादा, बैकवर्ड जाने की रेट ज्यादा। ये से रेट नहीं ये से ऐसे रेट नहीं है, ये ज्यादा होगी तो रेट कम होगी भाई, ये ज्यादा रेट कम। हाँ भाई आइए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तब क्या होता है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है एक्सो के लिए, ई फॉरवर्ड और बैकवर्ड की टर्म है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है आपके पास ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड में रिलेशन पूछ सकता है एंडो के लिए और एक्सो के लिए। तो मुझे तो कि ई फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रिलेशन पूछे तो मैं हमेशा डेल्टा एच से आंसर दूंगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होता है, अगर एंडो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ई फॉरवर्ड बड़ा, एक्सो है तो डेल्टा एच नेगेटिव तो ई बैकवर्ड बड़ा। आया ना, चलिए बढ़े आगे। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा दो फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा होता है कैटलिस्ट। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ, और दूसरा क्या है, कैटलिस्ट। तो लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट लिखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताइए कि डिफरेंट रिएक्शंस होगी, डिफरेंट रिएक्शन है तो उनमें रिएक्टेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट रिएक्टेंट्स, डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे तो उनके बॉन्ड्स भी क्या होंगे, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। तो डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी है तो ये भी क्या होगी, डिफरेंट, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक दो छोटी छोटी बातें ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी को कोई कार खरीदनी है, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को जो है हाँ फरारी की ले लेते हैं, ठीक है, हाँ और जो भी आपको लेनी है, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, हाँ, नहीं बेटा बहुत बड़े बेटा, तो ठीक है, हाँ तो जो भी आपका सपना है वो आपको कार लेनी है। मान लो इन्होंने कहा कि मुझे तो जो है फरारी लेनी, हाँ मारुति ट्रक ले लेना बेटा तुम, है ना, हाँ, सर ऑटो लूंगा मैं, हाँ हाँ साइकिल बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे डॉक्टर ही बनोगे ना, हाँ हाँ भाई। तो देखो आपने जो भी सपना देखा, जो भी आपको कार पसंद है वो ले लिया, भगवान सपने पूरे करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हो हमारी तरफ से तो यही है, आपके सपने बहुत अच्छे से पूरे हो, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो एक पर्टिकुलर कार खरीदनी है,
और डॉक्टर बनोगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, ठीक है, तो पैसा भी बहुत कमाएंगे, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे कार खरीदनी, इनका सपना है फेरारी, वो भी उसका टॉप मॉडल, ठीक है। जो सबसे अच्छा उसमें था, इन्होंने उसको सेलेक्ट किया, और मान लो उसका प्राइस है 2 करोड़, मान लेते हैं। कितना है? 2 करोड़। इनके पास पड़ा हुआ है 1.5 करोड़। कितना पड़ा हुआ है? तो जो हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है वो होगी हीट ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगी? हीट ऑफ रिएक्टेंट हो गई। हमें चाहिए टोटल कितना अमाउंट? 2 करोड़। वो क्या हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी। 2 करोड़ होने ही चाहिए, तब जाकर आप उस कार को खरीद पाएंगे। तो वो हो गया आपके पास मैक्सिमम, जितनी आपको वहां पर रिक्वायरमेंट है, वो मतलब मिनिमम एनर्जी इतनी होनी ही चाहिए। तो आपको मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, जो होने ही चाहिए, तब जाकर आप उस कार को खरीद पाओगे। देख नहीं, खरीद पाओगे। आपके पास कितने हैं? 1.5 करोड़। कितने हैं? 1.5 करोड़ है, ठीक है। बताइए एक्स्ट्रा कितना आपके पास होना ही चाहिए? 50 लाख। हाँ या ना? तो वो 50 लाख जो है, वही आपके लिए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ या ना? मुझे बताइए कि मुझे अभी 50 लाख की जरूरत है। अगर मान लो किसी को एक्टिवेशन एनर्जी, वो 2 करोड़ की जो कार थी, उसके लिए उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए रखे हुए हैं, उसे कितने का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना? 20 लाख का। हो सकता है किसी के पास 1 करोड़ 90 लाख पड़े हो, कितने का अरेंजमेंट करना? मुझे बताइए किसके लिए कार खरीदना इजी है? 1 करोड़ 90 लाख वाले के लिए कार खरीदना रिलेटिवली आसान है। मतलब उसके लिए क्या आसान हुआ? क्या कार की जो रेट थी वो सबके लिए अलग अलग है या सेम है? बट सबके पास खुद के पास अमाउंट क्या है? अलग अलग। उसकी वजह से ईए सभी का क्या है? कम, अलग अलग। तो बताओ जिसका ईए कम है, उसके लिए उस एक्स्ट्रा अमाउंट जिसका हमें अरेंजमेंट करना है, वही ईए है। तो बताओ जिसके लिए ईए कम है, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा। तो ईए कम रेट ज्यादा, ईए कम रेट ज्यादा। अरे भैया, ईए ही तो उस ग्राफ में एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जिसके लिए एक्स्ट्रा का जुगाड़ करना इजी होगा। जो ईए हमारी मुसीबत थी, वो अगर हमें कम चाहिए होगी, तो रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा। तो ईए कम होगी तो रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। आया ना? मान लो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, हम लोग इतने सारे हैं, हमें कार खरीदनी है, वो बताओ सबके पास सिमिलर अमाउंट या अलग अलग? अलग अलग अमाउंट, ठीक है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, ठीक है। तो बताइए जिसके पास जितना ज्यादा अमाउंट रखा हुआ होगा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम। तो डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्टेंट, उनके पास खुद की एनर्जी अलग अलग, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग। जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उसकी रेट ज्यादा। हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रिएक्शन है तो अलग रिएक्टेंट, अलग उनकी बॉन्ड एनर्जी, अलग ईए। जिसका ईए कम होगा, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा। ईए कम तो आरओआर ज्यादा। हाँ या ना? और बताइए बेटा, जहां ई ए ज्यादा होगा, उसके लिए उसका जुगाड़ करना उतना ही मुश्किल होगा। अरे मान लो किसी के पास 10 लाख ही रखे हुए हैं, उसने सपना देखा है मुझे, सही है? ठीक है, तो रेट उतनी ही कम हो जाएगी, आरओआर उतना ही कम हो जाएगा। हाँ या ना? तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि जिस रिएक्शन का ईए कम होगा, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा। हाँ या ना? हम अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं कि जिस रिएक्शन का ईए कम होगा, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो बताओ रेट और ईए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? इनवर्सली। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड फैक्टर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक रिएक्शन फिक्स कर दी तो रिएक्टेंट क्या हो गया? फिक्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गए? फिक्स। मतलब उसके लिए तो ये फैक्टर रहा ही नहीं, उसके लिए केवल एक फैक्टर होता है, वो है कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। अब सुनो, दो तरीके हैं, या तो ईए पर इफेक्ट को आप जो है वो देखो, या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो थोड़ा सा सोचकर।
भी मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप बचपन से जानते हो कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है या बढ़ाता है। तो बचपन तक आप जानते थे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। भाई नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव, कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, नॉन एज कैटलिस्ट। जो घटाता है ना उसे नेगेटिव कैटलिस्ट अब नहीं बोला जाता है, वो बचपन की बात थी। अब उसे बोला जाता है इनहिबिटर। क्या बोला जाता है? तो अगर कैटलिस्ट बोल दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ होता ही नहीं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो हम बचपन में जानते थे उसे क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं। हाँ या नहीं? तो चलो अब बताओ, सोचकर आंसर दीजिए। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाता। अब मुझे तो पता है कि मुझे रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट देखना ही नहीं था, मुझे तो ईए पर इफेक्ट देखना था। तो बताओ, रेट बढ़ी है तो ईए कम हुआ होगा, ईए कम हुआ होगा, हाँ या ना? तो बताइए, जो कैटलिस्ट है वो रेट को बढ़ाएगा तो ईए क्या होगा? कम। ये तो मुझे पता चल चुका है। अब कैसे करेगा उसे हम देखेंगे। उसके बाद बताओ, इनहिबिटर जो आप जिसे बचपन से नेगेटिव कैटलिस्ट जानते थे, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या करता था? तो मतलब मुसीबत को बढ़ा देगा, और मुसीबत क्या है? ईए। ईए को बढ़ा देगा। ये बात पता चली। तो बताओ, आपके पास जो कैटलिस्ट है वो रेट को बढ़ाएगा तो ईए को कम करेगा, और जो इनहिबिटर है वो रेट को कम करेगा तो ईए को बढ़ा देगा। अब समझते हैं कैसे होता है। बेटा पता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसे आप जानते थे, मतलब जो कैटलिस्ट है वो काम कैसे करता है उसको समझाते हैं। जैसे आपने क्या हुआ, वही 2 करोड़ वाली कार खरीदनी थी, आपके पास कितने पड़े हुए थे? 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 1.5 लाख बेटा एक्चुअल में हम लोगों ने इतना बड़ा अमाउंट देखा नहीं ना, तो फिर हमें बोलने में कभी कभी हम अपनी वाली पे आ जाते हैं वापस, तो इस वजह से सॉरी बेटा। ठीक है, तो वापस से आप वाली बात पर आते हैं। तो आपके पास पड़े हुए हैं 1.5 करोड़। कितने? 1.5 करोड़ पड़े हुए हैं। हुआ क्या कि 1.5 करोड़ आपके पास पड़े हैं, आपको कितने का अरेंजमेंट करना है? 50 लाख का। ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो था वो था 2 करोड़ का। को ध्यान आया कि यार 50 का जुगाड़ कैसे करें, 50 का जुगाड़ अभी हो नहीं रहा, 50 का अरेंजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। आपको ध्यान आया कि यार वो जो मास्टर पढ़ाता था फिजिकल, चलो उससे बात की जाए। तो आपने मुझे फोन लगाया, मेरे को फोन लगा कि सर पहचाना, मैं वही सोतू सिंह बोल रहा हूँ। मैं पहचान लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा हाँ बेटा कैसे है? आपने कहा सर ठीक हूँ, और सर मैं एक्चुअल में कार ले रहा हूँ, 2 करोड़ की है। 1.5 करोड़ में? मैंने कहा बेटा मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो आपने कहा कि हाँ सर हमें भी वही पता था। तो मैंने कहा कि फिर क्यों फोन किया? तो आपने कहा कि सर मुझे पता है कि जो शोरूम का मालिक है वो आपका फ्रेंड है। ठीक है, अपनी पहुंच ऊपर तक, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है मैं समझ गया, अब क्या करना है मुझे। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया और उससे बात की। तो उसने कहा कि देख ऐसी बात है, इसमें मुझे जो है ना, वो डीलरशिप का जो चार्जेस मिल रहा है, मुझे जो मेरा बेनिफिट रहेगा वो 10 लाख रहेगा। मैं इस कार को अगर बेचता हूं तो मुझे 10 लाख रुपए जो है वो कमीशन मिलेगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा कर, डॉक्टर है, अच्छा नामी गिरामी, बाद में हम कहीं से वसूल लेंगे इससे, तो कमीशन भूल जा। तो उसने कहा कि ठीक है चल मैं कमीशन छोड़ देता हूँ। बताइए क्या हुआ? जो कार पहले कितने की पड़ रही थी, 2 करोड़ की, क्या आपके पास अब वो कार कितने की हो गई? 1 करोड़ 90 लाख की। क्या मैंने आपके अमाउंट को बढ़ाया? क्या मैंने आपके अमाउंट को बढ़ाया? मैंने आपको 1 रुपया नहीं दिया, हाँ या ना? ना मैंने आपके अमाउंट को बढ़ाया, ठीक है। मैंने क्या काम किया? मैंने जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर था उसी को कम कर दिया, उसी को कम कर दिया। अब आपको बताओ कितने का एक्स्ट्रा जुगाड़ करना है? ना मैंने आपके पास 1 रुपया बढ़ाया, ना मैंने आपको कुछ पैसे दिए, कुछ काम नहीं किया। मैंने क्या किया? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को ही कम कर दिया, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन की रेट रिलेटिवली हो जाएगी, हाँ या ना? तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पाथ था,
उस पाथ को ही बदल देता है, उस पाथ को ही बदल देता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए विद लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड विद लो थ्रेशोल्ड एनर्जी। आया ना? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बात आती है इनहिबिटर की। इनहिबिटर का आप खुद से बता दोगे हुआ क्या कि इनहिबिटर इनहिबिटर ऐसा सब्सटेंस जो क्या काम करे बेटा, रिएक्शन की रेट को कम कर दे। अब हुआ क्या कि आप उस कार को लेने वाले थे, वो पूरी जो आपकी सिटी है उसमें एक ही कार है, तो पता लगा कि आपका पड़ोसी जिससे आप जानते हो वो उस कार को लेना चाहता था, और आपको पता लग गया कि अगर ये कार मिलेगा तो फिर उतराएगा, ठीक है। और सब जो हमारे पीछे घूम रहे हैं कल से उसके पीछे, ठीक है। तो आपने कहा कि कैसे न कैसे करके इसको रोका जाए, कैसे न कैसे करके इसको रोका जाए। उसके पास चीज वही थी, उसके पास 1.5 करोड़ पड़े हुए थे, उसे 2 करोड़ का अरेंजमेंट, 2 करोड़ करने थे तो उसे 50 लाख का अरेंजमेंट करना था। उसने वापस मुझे फोन किया कि मास्टर जी बात ऐसी है, कैसे भी करके वो बंदा कार नहीं लेना चाहिए। तो यार तुम भी यार कुछ नया अलग बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आपके लिए तो करेंगे इतना भी, ठीक है। मैंने वापस अपने दोस्त को फोन लगा, मैंने कहा कुछ भी कर कार ले लेना चाहिए। उसने कहा कि मुझे एक चीज पता है कि उसने मुश्किल से 50 का जुगाड़ कर रहा है, वो 50 का भी मुश्किल से हुआ है उसे जुगाड़। तो मैं ऐसा करता हूँ उसको प्राइस हाइक का बोल देता हूँ। तो अगले दिन उसने उसको फोन किया और बोला कि डॉक्टर साहब आप कार खरीदना चाहते थे ना यार, उसकी प्राइस जो है बढ़ गई, अब 2.5 करोड़ की है। मैंने क्या काम किया, मैंने क्या किया, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को बढ़ा, मैंने उसको पैसे चुरा किया, मैंने उसके पैसे थोड़ी चुराए, मैंने उसके पैसे चुराए नहीं, बट मैंने इनडायरेक्टली जो आपके पास बैरियर था उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बताइए पहले उसे जंप ये करना था, उसे ये जंप करके जाना पड़ेगा। बताइए उसका जो आपके पास अरेंजमेंट करना था वो कम हुआ या बढ़ गया? बढ़ गया। तो बताइए आपके पास कैटलिस्ट जो है वो काम करेगा, रेट को बढ़ाएगा तो ये को कम करेगा, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाएगा विद लो थ्रेशोल्ड एनर्जी, विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ ना? इनहिबिटर है वो रिएक्शन की रेट को कम कर, रिएक्शन की रेट को कम कैसे करेगा कि जो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा वो विद हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ी है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? बात क्लियर है? बढ़े आगे तो बेटा देखो सुनो, अगर आप कहीं पर अटक भी जाओ और भूल जाओ ना तो एक चीज तो हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट इनवर्सली चलते हैं। तो इसी रिलेशन से बता सकते हो कि कैटलिस्ट है तो रेट को बढ़ाए तो ये, और इनहिबिटर है रेट को कम करेगा तो ये। आया ना? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। जय बेटा अभी है ना, पहले ग्राफ बना रहा। सुनो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो कैटलिस्ट है ना वो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज, प्रोडक्ट की एनर्जी को भी चेंज। तो मान लो इनिशियल रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है, ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। ये इसका डेल्टा एच है कुछ, ठीक है, इसका कुछ डेल्टा एच है, एच पी माइनस एच आर, ठीक है। मुझे बताइए हमारे पास अभी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, पक्का बेटा? चलो, और ये है हमारे पास अभी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए विदाउट कैटलिस्ट। अब चलो, हाँ भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो आपके अमाउंट को बढ़ाना है क्या? आपके अमाउंट को नहीं बढ़ाना, मतलब स्टार्ट यहीं से करना है, क्या प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज कर देगा? नहीं, मतलब फाइनली पहुंचेगा भी यहीं पर। बताइए आपके पास क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को कम कर देगा। बताइए आपके पास अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
बताओ बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी अब जो है ये ब्लू वाली, ये इतनी हो गई, कम हो गई क्या? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पक्का बेटा? नेगेटिव कैटलिस्ट वही रेट बढ़ा दी, तो बताओ बेटा उसके पैसे चुरा है? उतना ही है, उसका अमाउंट उतना ही है, फाइनल अमाउंट उतना ही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। उसके बाद बताइए बेटा ये क्या है? बढ़ी हुई एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बेटा ई ए इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। बात समझ में आएगी बेटा सबको? अब रीजन क्या लिखेंगे? इधर इधर लिखेंगे कि कैटलिस्ट मिलाया है, कैटलिस्ट है तो वो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देगा? कम। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी तो बताओ बेटा ईए भी कम। अरे हाँ या ना? ईए कम होगी तो आर बढ़ जाएगी। इनहिबिटर, इनहिबिटर थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ाएगा, ईए को भी बढ़ा देगा। मुसीबत बढ़ चुकी है तो आर, अरे आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। या वो जादुई लाइन लिख लोगे ना अपने हिसाब से, रिएक्शन का ईए कम होगा तो उसकी रेट ज्यादा होगी, हाँ या ना? या रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईए। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। श्रेयांश, कन्हैया कुमार, मोहन, क्या नहीं? डेल्टा एच क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है बेटा। तो स्टेट फंक्शन है किस पर डिपेंड करेंगे? इनिशियल और फाइनल पर। तो इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं किया, फाइनल को चेंज नहीं किया, तो आपके पास जो है पाथ कोई भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बोलो बेटा। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे ना, अभी बता देंगे, आप टेंशन कहाँ ले रहे हो? कल कुल नहीं बेटा, अभी बताएंगे, देखो चुपचाप अभी करेंगे बेटा। लिखिए। ओ भाई सुनो, नहीं तुम तो जो तुम तो अपना काम करो। हाँ सुनिए, देखो केवल दो फैक्टर है जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं। है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ईए बेटा नहीं करती है, टेम्परेचर के बेसिस पर रेट बढ़ती है, बट उसका रीजन एक्टिवेशन एनर्जी से नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये एक लाइन है जो हम लोग लिख लेंगे अभी, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। लिख लिया? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी नहीं बेटा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है।
लिख लेना इसको पूरा, नहीं तो बाद में फिर टोटल एनर्जी करते रहो इसको। हाँ भाई, लिखे? हाँ लिखो तुम बेटा, अभी तुम्हारे चक्कर में 15 मिनट वेस्ट हो गए मेरे। लिखो आराम से। हाँ भाई, लिखे? चलो ये जो लिख रहे हैं इनको लिखने देते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो हम लिखेंगे कि ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आरओआर के, या आरओआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईए। दूसरी चीज, रिएक्शन जिसका ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड बराबर हो उसका डेल्टा एच क्या होगा, जीरो, इज नोन एज थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी केवल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। इसके अलावा बाकी किसी पर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो बताइए अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ई ए डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। उसके बाद जो उन्होंने लाइन बोली है, अगर आपने किसी ने सुनी हो तो सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि सर यहाँ पर जो है वो कैटलिस्ट जब हम मिला रहे हैं तो डेल्टा एच को चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो भाई बताइए, डेल्टा एच को चेंज नहीं करेगा क्योंकि डेल्टा एच है स्टेट फंक्शन। कैसा है, स्टेट फंक्शन। और कैटलिस्ट क्या काम कर रहा था, कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो पाथ चेंज हुआ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, तो उन्हें चेंज नहीं करेगा। तो जहां कैटलिस्ट लिखा है यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए सबसे पहले तो कैटलिस्ट। अब लिखो, कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है। कैटलिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है विद विद लो थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड लो ईए। लिखा? और इसी के बाद अगर हम लिखें विद लो थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड लो ईए, उसके बाद अब इनहिबिटर के लिए भी लिख लो यही बात। इनहिबिटर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, इनहिबिटर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, इनहिबिटर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है। इनहिबिटर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है विद हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड हाई ईए। पक्का बेटा? लिखा? अब उसके बाद स्टार वाली बात लिखिए, EA does not depend on, EA does not depend on temperature, EA does not depend on temperature। लिखा? अगली लाइन में लिखो स्टार लगाकर, इफ EA forward, EA forward is equals to, इक्वल साइन लगाकर EA backward, if EA forward is equals to EA backward, then delta H is equals to, then delta H is equals to 0, and reaction is known as, and reaction is known as thermoneutral reaction, and reaction is known as thermoneutral reaction। उसके बाद लिखो, during the decomposition, during the decomposition, during the decomposition of activated complex, during the decomposition of activated complex, energy released,
एनर्जी रिलीज्ड। लिखा। लास्ट बात इनकी भी लिख ही लेते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एच बिकॉज डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन। सुनो, अगर ये इसको चेंज नहीं कर रहा तो ये डेल्टा जी, डेल्टा ई, डेल्टा एस इनको भी चेंज, क्योंकि वो भी कैसे फंक्शन थे, स्टेट फंक्शन थे। हाँ या ना? क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं हाँ होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क लिखिए, मॉड्यूल दीजिए बेटा। होमवर्क में सुनो, होमवर्क में यह है कि आपको यहाँ ओरिएंटेशन वाला पार्ट दे रखा है। ओरिएंटेशन वाले पार्ट को जो है, चलो मैं अपन कल ही बात करेंगे, अभी तो आप ऐसे लिख लो, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में है, होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हो चुका था, बीबी नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम इलू नंबर, सुनो ये, मेरा तो रुको, 15 16 15 16 इलस्ट्रेशन नंबर 15 16। उसके बाद आ जाइए, हाँ एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तक तो दे चुके थे ना, 78 79 81 81 82 84 84 हाँ 96, वेरी गुड 96। उसके बाद 97 97 9, कौन सा ये चल रहा है, नहीं 99 नहीं देंगे, 99 भी कर सकते हो वैसे बट देंगे नहीं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, हाँ दूसरी का 1 से लेकर 12वां। फिर उसके बाद 14 19 14 19 20 21 20 21 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 32 34 34 34। उसके बाद 36 36 40 39 42 और 43। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15, ओके सॉरी 1 to 15, एक्सरसाइज थर्ड में यहां तक का सारा काम कर लेंगे। सुनो, अभी कोई किसी को कोई डाउट वाउट पूछना है क्या?